हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल, कैसे आप सभी लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू onchannel.com and today we are here with the new chapter of physics, chapter number 2 from your NCERT booklet of physics only. otherwise chapter number 2 तो आपका केमिस्ट्री का है and I hope so आपके बाकी सेशंस ऑलरेडी फाइन चल रहे होंगे। अगर जो कोई इशू है किसी सेशन में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, we will try to fix it out. So here is another chapter, force and laws of motion. This is part 1 for the chapter. इससे पहले हमारा मोशन चैप्टर की थ्योरी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग। अगर जो आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा या फिर आपने मिस कर दिया तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको चैप्टर विजिबल हो जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अदर देन दैट पूरे 9th क्लास की प्लेलिस्ट एक बन रखी है चैनल पे, योद्धा 9th क्लास सीबीएसई 2024-25 के नाम से। आप वहां से जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी के भी लेक्चर्स को एक्सेस ले सकते हैं। Other than that, as promised, एक सेशन न्यूमेरिकल्स का रखना था, मोशन का, दैट इज पार्ट 4 फॉर न्यूमेरिकल। पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी चैनल पे है, बट वी आर प्लानिंग फॉर दैट सेशन। उसके लिए क्या होता है कि टाइम चाहिए होता है ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस लिखने में एंड ऑल उसमें टाइम लगता है। सो वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर पीपीटीज आउट ऑफ इट, ताकि हम लोग आपको टेक्स्ट की मदद से पढ़ा सकें, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना उस सेशन में। So let's see क्या उसके प्लान्स बनते हैं and we will be here very soon with that session। आपको चैनल पे बड़ी जल्दी वो सेशन देखने को मिलेगा। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स के बारे में आप लोग क्लास 8 में पढ़ के आ चुके हो। फोर्स एंड प्रेशर नाम का एक चैप्टर था, वहां पे आप लोगों ने बहुत इजी वे में फोर्स की डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पढ़े थे, इफेक्ट्स पढ़े थे। तो थोड़ा सा वहीं का रिकैप है आपके फर्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में इनिशियली। एंड देन उसके बाद हम लोग कुछ न्यू चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि जो लॉज ऑफ मोशन है वो आपके लिए बिल्कुल न्यू आने वाले हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, फोर्स की अगर जब बात आती है तो कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट का दिमाग में आता है, दैट इज अ न्यूटन, है ना। न्यूटन हर एक के दिमाग में स्ट्राइक करता है कि अगर जब फोर्स की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो दिस is correlated with a scientist called or named न्यूटन। सर इजाक न्यूटन इज द कंप्लीट नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड हम लोग उनकी लास्ट वर्ड यूज करते हैं, हमें उससे पता चल जाता है कि आप किस न्यूटन की बात कर रहे हैं। अदर देन दैट इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो, हम उसके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि आपके चैप्टर में गिवन है एक छोटे से बॉक्स के अंदर उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री गिवन है। लाइफ हिस्ट्री आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, अगर इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर ओलंपियाड्स, वहां पे उसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम एक छोटा सेशन गैलीलियो के बारे में अलग से प्लान करते कि संडे का सेशन था, कुछ स्पेशल आना था, आज नहीं आया, तो हम गैलीलियो के बारे में कुछ स्पेशल प्लान करके जल्द ही आपको चैनल पे उसकी वीडियो अवेलेबल मिलेगी। सो न्यूटन, अभी हम छोड़ते हैं न्यूटन को, उससे पहले हम लोग शुरू करते हैं फोर्स। फोर्स आपकी बुक स्टार्ट करते हैं कि फोर्स एक्चुअली होता क्या है। तो जब तक ये फोर्स वगैरह की डिस्कवरी नहीं हुई थी, साइंस के ऊपर इतनी चर्चा नहीं की जा रही थी, साइंटिफिक टर्म्स को ध्यान में नहीं दिया जा रहा था, तो उस टाइम पे जब तक ये न्यूटन और एक्चुअली गैलीलियो नहीं आए थे, ठीक है, मेन पॉइंट ये है आपके एनसीईआरटी का कि अंटिल द वर्ड्स और द स्टेटमेंट्स ऑफ गैलीलियो एंड न्यूटन, ऐसा माना जाता था कि जो किसी भी बॉडी की एक नेचुरल स्टेट है वो स्टेशनरी होती है, ठीक है। स्टेशनरी पोजिशन इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी। तो ऐसा क्या माना जाता था, दैट स्टेशनरी position is a natural state ऑफ अ बॉडी, क्योंकि अल्टीमेटली इस यूनिवर्स में जो भी बॉडी एक बार मोशन में आई है उसे किस चीज में आना है, रेस्ट पे आना ही आना है। तो दैट्स व्हाई जो उससे पहले साइंटिस्ट थे, मतलब 18 BC 17 BC में जो साइंटिस्ट थे, अकॉर्डिंग टू देम स्टेशनरी पोजीशन ही एक ऐसी पोजीशन थी जो कि हर एक बॉडी की नेचुरल स्टेट हुआ करती थी। बट एज सून एज साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया, स्टेटमेंट को स्टडी करना शुरू किया, दे फाउंड दैट दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी बॉडी। तो इसको क्या लग गया, इसके ऊपर क्रॉस लगा दिए गए एंड दे सेड दैट दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल दी बॉडीज, है ना, क्योंकि कई बॉडीज होती है जो कि कभी रेस्ट में आ ही नहीं सकती, या फिर अगर जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो कि यूनिवर्स में लग रहे हैं, सपोज आपने किसी बॉडी को मूव करवाया, वो बॉडी रुक जाती है, आपको ही पता है ये चीज, वो क्यों रुक रही है, एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स है या फिर कोई एक्सटर्नल आदमी या फिर मैन आके बॉडी आके लगाती है। बट अगर हम बात करें कि सारे फोर्सेस को इग्नोर कर दें, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है, सपोज एक बॉल आपने किक करी और वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ग्रेविटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो बॉडी कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी, है ना। तो बेसिकली कहीं ना कहीं उस चीज को ध्यान में रख के ये बोला गया होगा
जो आपकी स्टेटमेंट है ये गलत प्रूफ कर दी गई थी कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे यूनिवर्स में हमारी अर्थ पे अप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रुक जाती है। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी में लिखी गई है स्टेटमेंट। तो यहां से क्या होता है, सीबीएसई क्वेश्चन बना सकती है, बिकॉज व्हाट स्टूडेंट्स यूज्ड टू डू इज इसे स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ, बेसिकली दैट इज फोर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं फोर्स के साथ आपको शुरू करवाऊंगा। लेट मी टेक डस्टर फर्स्ट। सो फोर्स, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग फोर्स की डेफिनेशन आप लोग पढ़ते आ रहे हो, 5th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी फोर्स, देन आपने 8th क्लास में अगेन पढ़ी फोर्स। तो उसी को एक बार डेफिनेशन को रिवाइज करवाता हूं मैं, देन उसको थोड़ी सी आपको हायर लेवल की डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं। सो फोर्स इज व्हाट, आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, एनी पुश और पुल ऑन एन बॉडी on the body is force, है ना। आप लोगों ने यही पढ़ा है कि अगर जब किसी बॉडी के ऊपर पुश या पुल कर रहे हो किसी बॉडी को, तो वो क्या होता है, फोर्स होता है। तो दिस डेफिनेशन इज ट्रूली वैलिड, है ना, ये वैलिड है, आप लोग पढ़ते आ रहे हो, अभी भी लिखोगे तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। बट सिंस यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, तो आपको थोड़ा सा इस डेफिनेशन को एनहांस्ड वे में लिखना होगा। सो इट इज एनी पुश और पुल ऑन द बॉडी which can results in change of its shape, speed, direction और motion। ठीक है, सो ऐसा पुश और पुल जो कि किसी बॉडी की या तो शेप चेंज कर रहा है, या स्पीड चेंज कर रहा है, या डायरेक्शन चेंज कर रहा है, या मोशन चेंज कर रहा है, तो उसे आप लोग कहते हो फोर्स। अब अदर देन दैट आपको एक और डेफिनेशन याद करनी है, जो कि अगर ये आप भूल जाते हो तो आपको वो डेफिनेशन याद रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आपको फॉर्मूला याद करना है। तो बेसिकली जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, F इज यूज्ड टू डोनेट द वर्ड फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपको मैं भी बता रहा हूं, इसे हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि ये कैसे फॉर्मूला बना एक्चुअली में, कि साइंटिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दी है जिससे ये फॉर्मूला डिराइव होता है। हम डेरिवेशन प्रॉपर करेंगे। अभी बस आपको क्या याद करना है, दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो अनदर डेफिनेशन कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला इज द प्रोडक्ट ऑफ मास and its acceleration is called force। ठीक है, क्या होता है फोर्स की डेफिनेशन दूसरी वाली, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। व्हाई इट्स एक्सेलरेशन? क्योंकि उसी बॉडी की एक्सेलरेशन जिसका फोर्स निकाल रहे हो, नॉट फ्रॉम एक्स वाई जेड बॉडी। ये नहीं कि क्वेश्चन में 4-5 एक्सेलरेशन दे रखी है एबीसीडी बॉडी की और आप ए के लिए निकाल रहे हो फोर्स और आप किसी बी या सी डी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो वैलिड नहीं है। आप उसी बॉडी की एक्सेलरेशन, उसी बॉडी का मास लोगे, तब आपके पास जाके क्या आ जाएगा, उस बॉडी का फोर्स आ जाएगा। अब अगर जब मैं यूनिट की बात करूं, जैसे मैंने आपको यूनिट बनानी सिखाई है, तो पहले हम वैसी यूनिट बनाते हैं, देन उसके बाद ऐसा यूनिट की बात करेंगे। अगर जब मास की बात करें, ये मास है, ठीक है, दिस इज मास। तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी। आप सबको पता है, किलोग्राम, एंड के बड़ा आता है ये, ठीक है, सॉरी छोटा आता है, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर सेकेंड -2। पढ़ी थी हम लोगों ने मोशन चैप्टर में, अगर आपको याद है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज मीटर सेकेंड -1 अपॉन टाइम इज सेकेंड। जब सेकेंड ऊपर जाएगा, करके दिखाता हूं आप लोगों को, हो सकता है भूल के समझ ना आ रहा हो। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी ms -1 होती है, इधर s है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ms -2। तो दिस इज अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैंने आपकी ये यूनिट पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका द यूनिट ऑफ योर फोर्स। बट ये यूनिट ना हम लोग बेसिकली यूज नहीं करते, हम इसकी जगह एक सिंपल यूनिट यूज कर लेते हैं, दैट इज न्यूटन। ठीक है, क्या कहते हैं हम, न्यूटन। तो अगर जो आपको फोर्स डिस्क्राइब करना है तो आप उसकी यूनिट क्या करोगे, न्यूटन। मतलब लेट अस से आपने कहना है कि एक बॉडी के ऊपर कोई 10
फोर्स लगा रहा है, तो 10 कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो दैट न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड यू कैन से आल्सो दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, न्यूटन इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स एंड न्यूटन इज इक्वल्स टू केजी मीटर सेकंड माइनस 2। आप इसे सेंटीमीटर में भी ले जा सकते हैं, ग्राम में भी ले जा सकते हैं, आप किसी भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी से यूनिट्स के अंदर। ठीक है, तो दिस इज योर यूनिट ऑफ फोर्स, दिस इज फर्स्ट सेकंड डेफिनेशन, दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन बच्चों वाली डेफिनेशन एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अदर देन दैट, अब अगर हम देखें यहां पे एक्सेलरेशन आ गई है, तो क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, जल्दी बताइए। तो फोर्स एक क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, वाई वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन भी डिस्क्राइब करनी पड़ती है कि बॉडी किस मूव में किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, सो दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कुछ टिपिकल सी नॉलेज है, कुछ बहुत इजी सी नॉलेज है जो कि आपको पता होना चाहिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। और ऐसा नहीं है कि आप ये न्यू फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप लोग ये पढ़ चुके हो, क्लास 8 में ही पढ़ चुके हो। अगर आप क्लास 8 का सेशन देखोगे इस चैनल पे जो कि अवेलेबल है, वहां पे भी ये चीजें बताई जाती है, आपको 8th क्लास में बताई जाती है, स्कूल लेवल पे नहीं बताते फैकल्टी मेंबर्स, बट कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट एंड योर वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो फोर्स की यूनिट यूज करनी है, हमेशा क्या यूज करनी है, न्यूटन यूज करनी है, ये वाली यूनिट यूज नहीं करनी है। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, ये ना आपकी एमके सिस्टम की यूनिट है, ये भी आप लिख लीजिए, MKS सिस्टम। हमारे पास ना बहुत अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं, जैसे MKS हो गया, देन CGS हो गया, FPS हो गया। तो यहाँ पे M का मतलब होता है मीटर, डिस्टेंस, वेट एंड देन डिस्टेंस, मास एंड योर टाइम। तो हमेशा ऐसे यूज होता है जब भी आप डोनेट करोगे, डिस्टेंस, मास एंड टाइम, तो मीटर, किलो, केजी एंड देन योर सेकेंड। अगर जब मैं CGS की बात करूं तो आपको मीटर को रिप्लेस करना है सेंटीमीटर से, मास को रिप्लेस करना है ग्राम से, और टाइम हमेशा सेकंड में होता है। और FPS की बात करें, फुट, पाउंड एंड सेकंड। ठीक है, ये 3 सिस्टम होते हैं हमारे पास फिजिक्स के अंदर, इसके अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं अपने यूनिट्स को, बट ऐसा यूनिट आपकी क्या है, न्यूटन है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के ऊपर। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बेसिकली आपने 8th क्लास में पढ़े हैं, आई होप सो आप रिकॉल कर पा रहे होगे। आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में, है ना। सो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, बैलेंसिंग नाम से भी चल रहा है, इक्वालिटी, कहीं ना कहीं इक्वल होगा। अगर ये किसी बॉडी के ऊपर हर डायरेक्शन से या फिर डिफरेंट डायरेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स मूव एक्ट कर रहा है, सच दैट जो आपकी बॉडी है वो रेस्ट पे रहेगी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, दोनों को कंपेयर करवा देता हूं मैं। दिस इज अनबैलेंस्ड एंड दिस इज योर बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स के लिए मैंने क्या डेफिनेशन बोली, फोर्सेस, या फिर सिंपल लिखते हैं, इफ अ बॉडी experiences same amount of force from different directions such that body will remain at rest, then this force is balanced force। ठीक है, अगर जो एक बॉडी के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन से सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी, एंड सच अ टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे लेट अस से ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के पास इस डायरेक्शन से
5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से भी कोई इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, नीचे से इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ऊपर से भी इसके ऊपर कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो बॉडी विल बी रिमेनिंग एट रेस्ट, बॉडी मूव नहीं करेगी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर जब आप ऊपर वाली साइड को प्लस ले रहे हो तो नीचे वाले को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये प्लस का 10 है तो ये नेगेटिव 10 हो गया, दिस विल कैंसिल आउट दिस इफेक्ट, है ना, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। सिमिलरली अगर जो आप लोग इस साइड का प्लस ले रहे हो तो इस साइड का नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, तो ये वैल्यू इससे कट हो जाएगी, तो जो नेट फोर्स आया वो कितना आ गया 0 न्यूटन का, तो बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी रेस्ट पे रहेगी हमेशा। नाउ मूविंग ऑन टू द बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्सेस, इफ अ बॉडी experiences different amount of force, different magnitude, force of different magnitude लिखते हैं, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए, force of different magnitude from different directions, then such forces so that the body will attain a motion. Such forces are called unbalanced फोर्सेस, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जो कि एक बॉडी के ऊपर लग रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में लग रही है, बट उनका मैग्नीट्यूड या फिर उनकी अमाउंट, उनकी वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। डायग्रामेटिकली स्टडी कर लेते हैं। दिस इज अ बॉडी, लेट अस से इसे कोई यहां से खींच रहा है 10 न्यूटन से, इसे कोई यहां से खींच रहा है 25 न्यूटन से। सो अगर जो बॉडी की बात करें, बॉडी किस साइड मूव करेगी, सबसे पहले तो जिस साइड फोर्स ज्यादा होता है बॉडी उस साइड मूव करेगी, तो वो 25 डायरेक्शन मूव करेगी। बट कितने फोर्स से मूव करेगी, 25 से तो मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव ले रहा हूं मैं तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, और नेट रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, दैट इज 25 प्लस माइनस का 10 न्यूटन, तो ये कितना बन गया 25 माइनस का 10, दैट इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। तो जो बॉडी है वो कितने फोर्स से मूव करेगी 15 न्यूटन, और किस साइड मूव करेगी, सपोज लेट अस से ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो बॉडी विल मूव फ्रॉम बी टू ए। डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी है यहाँ पे, रीजन बीइंग क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपकी जो बॉडी है वो बी से ए की तरफ मूव करेगी, और कितने फोर्स से मूव करेगी 15 न्यूटन के फोर्स से मूव करेगी। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। आई होप सो इतना क्लियर होगा, बहुत इजी टॉपिक है यार, ये कुछ भी नहीं है, ये तो आपका जस्ट रिवीजन हो रही है एक तरह से, जो आप 8th में पढ़ के आ चुके हो उस चीज की, ठीक है। अभी अपन करने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस को मैं समराइज करूंगा यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि ये बच्चों वाला टॉपिक है। However, there are certain students जिनको रिक्वायर्ड है, जिन्होंने 8th में नहीं पढ़ा, आपको भी समझ आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत भगाऊंगा इस चीज को, सबको समझ आएगा, बट द थिंग इज कि इस पे टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। इससे आगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स वेट कर रहे हैं हमारी, हम वहां पे थोड़ा टाइम ज्यादा देंगे। और चैप्टर बहुत छोटा सा है, 3 सेशन या 2 सेशन में चैप्टर खत्म हो सकता है बड़े आराम से, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है, लॉज ऑफ मोशन है, 3 लॉ पढ़ने हैं, एप्लीकेशंस करनी है, एंड देन चैप्टर खत्म, कुछ नहीं है। फिजिक्स जो कहते थे ना खतरनाक है, डेंजर है, रेड सिग्नल है, उनको बोल दो फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स मजाक है, ठीक है। फिजिक्स इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू पीपल, और अगर आप हमसे पढ़ोगे तो वो उससे भी ज्यादा इजी पीस ऑफ केक हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट 1, और इससे पहले मोशन ऑलरेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अवेलेबल है। सो हम लोग कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। सो फोर्स की वजह से हमने डेफिनेशन में 4 इफेक्ट्स मेंशन करे थे, और 4 ही इफेक्ट्स आपको स्टडी करने हैं यहाँ पे भी। सबसे पहले जो इफेक्ट होता है चेंज इन मोशन।
चेंज इन मोशन का मतलब अगर जो कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगी, और अगर जो कोई मोशन में है तो वो रेस्ट पे आ जाएगी। दिस इज व्हाट चेंज इन मोशन स्टेट। क्या होता है? रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। जैसे कि कोई बॉल रेस्ट पे पड़ी है, आपने किक किया, वो बॉल मूव करने लग जाएगी, तो किसकी वजह से मूव करी? फोर्स की वजह से। सामने कोई प्लेयर खड़ा है, फुटबॉल की बात करें अगर, जब फुटबॉल में जो एक टीम होती है वो किक करती है और ओपोनेंट टीम उसको रिड्यूस करती है, या फिर वॉलीबॉल की बात करें, वॉलीबॉल तो नहीं, फुटबॉल की बात करें, जो गोलकीपर होता है वो मोशन को रेस्ट में लाने की ट्राई करता है ताकि गोल ना हो जाए, है ना। तो दैट इज योर चेंज इन मोशन। सेकेंड इज चेंज इन स्पीड। आप फोर्स लगा के किसी चीज की स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और किसी चीज की स्पीड कम भी कर सकते हैं। जैसे कि अगेन क्रिकेट के एग्जांपल लेते हैं, स्पोर्ट्स के एग्जांपल बहुत अच्छे वैलिड होते हैं यहाँ पे। तो जो क्रिकेट का होता है, जो बॉलर होता है, जो बॉलर फेंकता है बॉल, थ्रो करता है बॉल, वो किसी डिफरेंट मैग्नीट्यूड से थ्रो करता है ना, 120 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के उससे पर आवर से। किलोमीटर यहाँ पे यूज करना सही है क्या? नहीं है। क्यों? स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर यूज होनी चाहिए या फिर मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। तो 120 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, इतने से आपकी बॉल थ्रो हो रही है। अगर जैसी वो बैट से हिट होती है, या तो वो स्पीड स्लो हो जाएगी उस बॉल की, या तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्पीड। ठीक है। थर्ड इज योर चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है? इधर से उधर, उधर से इधर, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू ईस्ट, कुछ भी हो सकता है ना, हमें नहीं पता, बट डायरेक्शन बदल जाएगी उसकी। अगेन क्रिकेट के एग्जांपल है, जो बॉलर होता है बॉल को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्रो करता है बैट्समैन की साइड, बट एज सून एज बैट्समैन उसे हिट करता है, या तो वो राइट लेफ्ट में चल जाती है, या फिर वो राइट में चल जाती है, सामने जाती है या पीछे चल जाती है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, फोर्स लगती है, क्योंकि बैट्समैन ने बैट से क्या हिट किया? फोर्स हिट किया, एक्चुअली में फोर्स अप्लाई किया उस बॉल के ऊपर, और जिसकी वजह से डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। सेम आप फुटबॉल खेलते हैं, सपोज आपकी बॉल यूं जा रही है, किसी कोई बंदा यहाँ से आया उसने, या फिर यहाँ से आ रहा है, इसने बॉल को किक किया तो वो सीधी चली जाएगी। पहले वो कहाँ जा रही थी? ऐसे जा रही थी, मतलब वो हॉरिजॉन्टली जा रही थी, अभी भी जाएगी हॉरिजॉन्टली, बट उसका प्लेन चेंज हो जाएगा। पहले अगर जो एक्स वाई में, पहले अगर जो वो एक्स प्लेन में थी, वो जेड प्लेन में चली जाएगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर चेंज इन डायरेक्शन। उसको अगर हम लास्ट बात करें, दैट इज योर चेंज इन शेप। चेंज इन शेप। शेप का मतलब जो भी उस बॉडी की ओरिजिनल शेप है, फोर्स लगाने से उस ओरिजिनल शेप को आप चेंज कर सकते हो। आपने बचपन में या फिर अभी भी आप करते होगे ये हरकत अपने घरों में, और चप्पलें भी खाते होगे, उसके बाद आप लोग क्या करते हो? रबड़ को लेते हो, स्ट्रेच करते हो, है ना। तो रबड़ एक सर्कुलर चीज होती है, और जब आप उसे स्ट्रेच करते हो तो इलिप्टिकल, ओवल या कुछ भी शेप ले सकता है। और उससे आप क्या करते थे? अपने हाथ में रबड़ ऐसे पाते थे, देन पेपर का पीस रखते थे एंड हिट करते थे किसी को, है ना। आई होप सो आप रिकॉल कर पा रहे होगे, से हमने भी बहुत काम किए ये। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन शेप, जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हो। सेकंड इज, हर टाइम देखते हो आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में आपकी मम्मी क्या करती है? डो लेती है, आटा लेती है, देन आटे से ऊपर बेलन से फोर्स लगाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ शेप। स्पॉन्ज बॉल का एग्जांपल ले तो आपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज मैटर इन सराउंडिंग में पढ़ा होगा। स्पॉन्ज एक सॉलिड है, स्टिल वो कंप्रेसिबल होती है। कंप्रेसिबल मतलब वो दबा सकते हो आप उसे, रीजन बीइंग उसके अंदर बहुत सारी स्पेसेस होती है जहां पे एयर फिल हो जाती है जाके, एंड एज अ रिजल्ट वो सॉलिड ही है, पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड है उसके भी, बट स्पेसेस है बीच में जहां पे एयर ट्रैप हो जाती है थोड़ी थोड़ी जगह पे। तो एज अ रिजल्ट जैसे आप उसे प्रेस करते हो उसमें से एयर सारी निकल जाती है एंड यू गेट अ समथिंग एल्स, और जैसे आप छोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगी? अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगी। सो दिस प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आई एम टेलिंग हियर, इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या वर्ड है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रीगेन इट्स शेप। क्या होती है इलास्टिसिटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप।
ठीक है। तो अगर ये कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर पा रही है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी का फिनोमेना थोड़ा टाइम तक ही वैलिड होता है। अगर आप रबड़ को बार बार स्ट्रेच करते रहोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। सो दैट टाइम जब वो इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है, या फिर कोई बॉडी जो कि अपनी इलास्टिसिटी में जा ही नहीं सकती, बिल्कुल सॉलिड रहती है, रिजिड रहती है, उसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिक बॉडीज। प्लास्टिसिटी कहते हैं उस फिनोमेना को, ठीक है। तो इलास्टिसिटी आपकी बुक में कहीं ना कहीं मेंशन था, दैट इज मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इलास्टिसिटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर वंस फोर्स इज रिलीज्ड। कंडीशन क्या है कि वो फोर्स हटाना भी, आपको ये नहीं कि आपने रबर बैंड लिया उसे ऐसे लेके बैठे और कह रहे हो कि इलास्टिक है ही नहीं क्योंकि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा रही। कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन ये है कि आपको अपना वो फोर्स जो आप लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, वो आपको हटाना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट अबाउट चेंज इन शेप। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, आप कोई भी कोट कर सकते हो अपने आंसर शीट्स में, पेपर में, आपको मार्क्स फॉर श्योर मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज हम लोगों ने फोर्स की वो इंट्रोडक्शन करी जो कि आप अपनी लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। इसके बाद हम वो चीज पढ़ेंगे जो आप अपनी 9th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, जहां पे हम लोग लॉज ऑफ फोर्स को शुरू करेंगे। 3 लॉज हम लोगों ने पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। So that's all for the day। अगर सेशन अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक बटन हिट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, एंड अपने दोस्तों के इस लिंक को शेयर करना है चैनल के या फिर वीडियो को, ताकि वो भी इस फन में लर्न कर पाए हमारे साथ और आप ही की तरह ग्रो कर पाए। और आप हेल्प कीजिए हमारी ग्रो करने में। जितनी आप हेल्प करेंगे उससे ज्यादा डबल ट्रिपल हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको स्टडीज में हेल्प करने की और आपकी स्टडीज इजी बनाने की। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वी विल मीट इन द पार्ट 2 ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वेरी सून। थैंक यू।